कभी ऐसा होता है कि सुबह आप बहुत अच्छे मूड में उठते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर किसी का एक मैसेज आता है या कोई सहकर्मी कुछ कह देता है और बस पूरा दिन पूरा मूड खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बाहरी दुनिया के रिएक्शन में ही जीते हैं। हाँ। ट्रैफिक जैम हो गया तो गुस्सा, किसी ने तारीफ कर दी तो खुशी। हम एक तरह से भावनात्मक पिंग पोंग बॉल की तरह। पिंग पोंग बॉल, बिल्कुल, जो इधर उधर उछलती रहती हैं। और इसीलिए आज के लिए जो हमें स्रोत मिले हैं वो इसी समस्या का हल बताते हैं। अच्छा। ये एक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है जो आंतरिक शांति और भावनात्मक आजादी पाने के लिए 10 बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाते हैं। जरूर, क्योंकि असली बदलाव तो जानकारी से नहीं बल्कि उसे लागू करने से ही आता है। बिल्कुल। जो हमारा मकसद इन सब को सिर्फ जानना नहीं बल्कि ये समझना है कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। चलिए। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं, जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे। हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी अपनी जिम्मेदारी हैं। स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, हमारी सहमति के बिना कोई भी हमारी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये तो सारा पावर गेम ही बदल देता है ना? इसका मतलब है कि किसी ने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया, मैंने गुस्सा होने का विकल्प चुना। हाँ, और ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि उसकी वजह से मुझे बुरा लगा। हाँ, वही तो। लेकिन यहाँ एक और परत है जो सीधे तीसरे सबक से जुड़ती है। आप जो कहानियां खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। कहानियां मतलब? मान लीजिए आपके दोस्त ने आपका फोन नहीं उठाया। ये एक तथ्य है, एक न्यूट्रल इवेंट। ठीक है, उसने फोन नहीं उठाया। अब इसके बाद आपका दिमाग एक कहानी बनाना शुरू करता है। कहानी नंबर 1, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, जरूर मैंने कुछ गलत किया होगा। इस कहानी का नतीजा क्या होगा? दुख, चिंता, गुस्सा। अब कहानी नंबर 2, जरूर किसी जरूरी काम में फंसा होगा, बाद में कॉल कर लेगा। अच्छा। इस कहानी का नतीजा शांति, समझदारी। घटना वही है, फोन का न उठना, लेकिन आपकी भावना, वो आपकी चुनी हुई कहानी पर निर्भर करती है। वाह। हम सब अपने मन के डायरेक्टर हैं जो तय करते हैं कि सीन को कैसे शूट करना है। ये मन का डायरेक्टर वाला आइडिया कमाल का है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत सशक्त लगता है, पर असल जिंदगी में मुश्किल। हाँ, बहुत मुश्किल है। सालों की आदत एक झटके में तो नहीं बदलती। मेरी तो पहली प्रतिक्रिया हमेशा पुरानी आदत वाली ही होती है। इसे तोड़ने का कोई असल तरीका है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। और इसका जवाब है 5वें सबक में। आत्म जागरूकता इस चक्र को तोड़ती है। आत्म जागरूकता? हाँ, हम ऑटो पायलट पर जीते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ट्रिगर्स सेट हो गए हैं। जैसे ही कोई वो बटन दबाता है, हमारी वही पुरानी प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। बिल्कुल। आत्म जागरूकता का मतलब है उस बटन दबने और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक पल का ठहराव लाना। मतलब एक पॉज बटन दबाना। बिल्कुल। अगली बार जब आपको महसूस हो कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप दुखी हो रहे हैं, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, अभी मुझे कैसा महसूस हो रहा है और क्यों? इसके पीछे मैं खुद को कौन सी कहानी सुना रहा हूँ? शुरुआत में तो ये बहुत मुश्किल लगेगा। बहुत। शायद 100 में से 1 बार ही आप ये कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे आप उस ऑटोमेटिक रिएक्शन और अपने जवाब के बीच जगह बनाना सीख जाएंगे, और उसी जगह में आपकी असली आजादी छिपी है। ये समझना कि हमारी प्रतिक्रियाएं और कहानियां हमारी अपनी हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब हम बाहरी दुनिया से टकराते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई लोग और हालात होते हैं जो हमारी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। उनसे कैसे निपटा जाए? और यहीं पर दूसरा सबक बहुत काम आता है। हर चीज आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। ऊर्जा? हमारी भावनात्मक ऊर्जा एक बैटरी की तरह है, सीमित है। अब ये हम पर है कि हम उसे कहाँ खर्च करें। क्या हम उसे इंटरनेट पर किसी अजनबी से बहस करने में खर्च करें? ये तो हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो कभी इंटरनेट पे किसी कमेंट सेक्शन में बहस में उलझाओ। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कोई जवाब न देना ही होती है। खामोशी। हाँ, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। ये जानना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नजरअंदाज करने लायक, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। असल में सबसे बड़ी जीत उन लड़ाइयों को नजरअंदाज करने में है जो आपकी शांति की कीमत पर लड़ी जाएं। अरे वाह,
मैंने इन दोनों बातों को ऐसे जोड़कर कभी नहीं देखा था। ये जुड़ी हुई हैं। तो किसी बहस से दूर रहना सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाना नहीं है, ये असल में खुद के लिए एक बाउंड्री बनाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सीधे छठे सबक से जुड़ता है, जो कहता है सीमाएं यानी बाउंड्रीज स्वयं प्रेम का एक रूप है। सीमाएं ना कहना या किसी नेगेटिव सिचुएशन से खुद को दूर कर लेना ये स्वार्थ नहीं है। ये खुद को ये बताने का तरीका है कि मेरी मानसिक शांति मेरे लिए जरूरी है। अगर आप अपने घर के चारों ओर बाड़ नहीं लगाएंगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। हाँ। सीमाएं हमारे भावनात्मक घर की बाड़ हैं। लेकिन परिवार वालों या करीबी दोस्तों के साथ सीमाएं बनाना बहुत मुश्किल होता है। वहां ना कहने पर एक अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस होता है। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। लेकिन स्वस्थ सीमाएं रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें बचाती हैं। वे ये स्पष्ट करती हैं कि आप कहाँ खत्म होते हैं और दूसरा व्यक्ति कहाँ से शुरू होता है। अच्छा। अब यहाँ एक और दिलचस्प आइडिया आता है जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। चौथा सबक। कौन सा? भावनात्मक अलगाव ठंडापन नहीं है। हाँ, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर दिल बन जाओ, किसी की परवाही मत करो। और ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। इसका मतलब परवाह करना बंद करना नहीं है, बल्कि नतीजों से और लोगों की राय से अपनी पहचान जोड़ना बंद करना है। अच्छा। आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, लेकिन आप इस बात से परेशान नहीं होते कि बॉस तारीफ करेगा या नहीं। आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आप अपनी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वो आपसे कैसे बर्ताव करेगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं जी। जैसे एक डॉक्टर जो मरीज की सर्जरी कर रहा है, वो मरीज की बहुत परवाह करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसे परिणाम से भावनात्मक रूप से अलग रहना पड़ता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल यही। अच्छा। ये बिना किसी चिपकाव के, बिना किसी अटैचमेंट के जीना और प्यार करना सीखना है। आप जीवन के खेल में पूरी तरह से शामिल हैं, लेकिन हार जीत आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, पर ये बाहरी दुनिया के थपेड़ों से बचने का सबसे कारगर तरीका है। ठीक है, तो हमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और फिर बाहरी दुनिया से निपटने के लिए सीमाएं और अलगाव जैसे टूल समझे। अब उन आदतों पर बात करते हैं जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह हमारी शांति को खा जाती हैं। और इसमें सबसे पहला है 7वां सबक, तुलना दुख को बढ़ाती है। आज के दौर का शायद ये सबसे बड़ा जहर है। सच में हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर तो यही होता है। कोई दोस्त यूरोप घूमने गया है, किसी सहकर्मी का प्रमोशन हो गया, किसी रिश्तेदार ने नई गाड़ी ले ली। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे हम ही पीछे रह गए हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम उनकी कहानी का सिर्फ एक पन्ना देख रहे हैं, पूरी किताब नहीं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब तक आपका ध्यान दूसरों की लेन में है, आप अपनी गाड़ी ठीक से चला ही नहीं सकते। जैसे ही आप दूसरों से तुलना करना बंद करके अपनी प्रगति पर, अपने सफर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका विकास तेजी से होता है। आपकी यात्रा आपकी है, उसकी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। तुलना के अलावा एक और चीज है जो हमें अतीत में जकड़े रखती है, किसी के प्रति मन में रखी कड़वाहट। हाँ। और यही 8वां सबक काम आता है। क्षमा स्वीकृति नहीं, मुक्ति है। ये बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग किसी को इसलिए माफ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि माफ करने का मतलब ये कहना है कि जो हुआ वो ठीक था। हाँ, या तुमने जो किया मैं उससे सहमत हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें उनके किए की सजा से बचा रहे हैं, जबकि असलियत उल्टी है। स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है कि किसी के लिए मन में नफरत रखना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पिए और उम्मीद करें कि सामने वाला मरेगा। वो कड़वाहट, वो गुस्सा, वो नफरत उस दूसरे इंसान को नहीं, आपको बीमार कर रही है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को वापस अपनी जिंदगी में आने दे रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस घटना की भावनात्मक पकड़ से खुद को आजाद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, तुम्हारे किए का बोझ अब मैं अपने कंधों पर लेकर नहीं घूमूंगा। ये दूसरे के लिए नहीं, ये खुद की आजादी के लिए उठाया गया कदम है। ये अपने मन का कचरा साफ करना है ताकि वहां शांति के लिए जगह बन सके। तो अगर हम तुलना से बचें और अतीत को माफ कर दें तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? वर्तमान में। यहीं पर 9वां सबक आता है। वर्तमान में जीना अनावश्यक दर्द से बचाता है। हमारी ज्यादातर मानसिक पीड़ा
या तो अतीत के पछतावे से आती है। काश मैंने ऐसा किया होता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मोमेंट। मतलब जब हम अतीत और भविष्य की कहानियों से बाहर निकलकर सिर्फ इस पल पर ध्यान देते हैं तो हमें एहसास होता है कि यहाँ अभी इस सेकंड में ज्यादातर समय कोई बड़ी समस्या नहीं होती। ठीक कहा। ये कोई फिलॉसफी नहीं, एक प्रैक्टिकल अभ्यास है। जब आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय का स्वाद महसूस कीजिए, उसकी गर्माहट महसूस कीजिए। अपने दिमाग को भविष्य की मीटिंग या अतीत की किसी लड़ाई में मत जाने दीजिए। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत रहना सिखाते हैं। आप उससे बताते हैं कि असली जिंदगी यहाँ है, आपकी सोच में नहीं। बिल्कुल। तो हमने अपनी जिम्मेदारी से शुरू किया, बाहरी दुनिया से निपटने के तरीके सीखे और फिर अपने अंदर की शांति चुराने वाली आदतों को समझा। ये सब बहुत शक्तिशाली है। और ये सब आकर जुड़ता है आखिरी और 10वें सबक में, जो शायद इन सब का सार है। क्या है वो? शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरे पास अच्छी नौकरी होगी तब मुझे शांति मिलेगी, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब शांति मिलेगी। हाँ, हम शांति को भविष्य में किसी चीज के मिलने से जोड़ देते हैं, जैसे वो कोई ट्रॉफी है जो हमें जीतनी है। और जिंदगी में तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ, एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए शांति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे और फिर हमेशा वहीं रहेंगे। शांति एक चुनाव है जो आपको हर दिन, हर पल करना पड़ता है। हर पल। जब कोई आपको उकसाता है तो क्या आप प्रतिक्रिया चुनते हैं या जवाब? जब कुछ गलत होता है तो क्या आप शिकायत चुनते हैं या समाधान? क्या आप तुलना चुनते हैं या अपनी ग्रोथ? हाँ, इसका मतलब है कि शांति पाना एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाना, एकदम सही उदाहरण। एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, रोज जाना पड़ता है। ये एक मांसपेशी की तरह है। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी, और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे बाहरी दुनिया का शोर आप पर उतना ही कम असर डालेगा। ये एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है, कोई अंतिम परीक्षा नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। इस पर एक पल सोचने की जरूरत है। ये पूरी सोच को बदल देता है। यह हमें अपनी शांति के लिए किसी और पर या किसी हालात पर निर्भर होने से बचाकर एक सक्रिय भागीदार बनाता है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर शांति एक मंजिल नहीं बल्कि एक अभ्यास है तो शायद हमें खुद से ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। जैसे कि ये कोई खोई हुई चाबी है जो कहीं मिल जाएगी। हाँ, तो फिर सही सवाल क्या होना चाहिए? शायद ज्यादा असरदार सवाल ये है, आज अभी इस पल में मैं शांति का अभ्यास करने के लिए कौन सा एक छोटा सा चुनाव कर सकता हूँ? क्या मैं किसी के मैसेज का मतलब अपनी कहानी से न निकालने का चुनाव कर सकता हूँ? क्या मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे सकता हूँ? क्या मैं किसी पुरानी शिकायत को मन से निकालने का फैसला कर सकता हूँ? ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये पूरी सोच को एक निष्क्रिय खोज से एक सक्रिय, शक्तिशाली अभ्यास में बदल देता है। वाओ! ये सवाल ही पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान और करने लायक बना देता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।